नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में स्वस्थ और मजेदार से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2020 मैथ की क्लास 5। आज की क्लास 5 है। क्लास 5 सेशन काफी अच्छा होने वाला है। इस सेशन में आपको और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अपर लेवल के होंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि दिखने में बहुत बड़े हैं, सॉल्व कंसेप्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा छोटा देने वाला हो आप लोगों को। तो इस तरह की क्लास को अगर चाहते हो, क्या देखो एक चीज सीधी बात है, क्या क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, और लग रहा है कि आपको ऐसी रेगुलर क्लास चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आगामी जो क्लास है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये जो क्लास है सुबह 8 बजे चलने वाली क्लास है, तो 8 बजे आपको कॉपी पेन लेके बैठना होता है और उसमें आपको रिमार्क करना होता है कि आप हमारे जो क्वेश्चन है 20 में से कितने सही जा रहे हैं और कितने हमारे गलत जा रहे हैं, कितने नए क्वेश्चन हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलो हम आज जो क्वेश्चन पहला देखेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार और जोरदार, कि निम्नलिखित में से, भाई थोड़ा जुकाम हो रहा है, आवाज को थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी असभाज्य संख्याओं का युग्म। असभाज्य संख्या क्या होती है, यानी अभाज्य संख्याओं का कोई दो ग्रुप। अभाज्य संख्या कोई दो ग्रुप जो है हमारी सह यानी सहयोग से बनी हुई दो संख्याएं। ठीक है, अभाज्य। तो देखो बेटा पहला ऑप्शन दे रखा है, तो पहले देखेंगे असहभाज्य संख्या, यानी बोला जाए तो को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर। देखो इसमें हम क्वेश्चन करने के साथ साथ क्या हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट भी सीखेंगे हम। ठीक, तो असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, जो दो वह ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो, जिनका मासा एक हो, क्या हो, एक हो। ऐसी वह दो संख्याएं जिनका मासा एक हो वह असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? असहभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि किस संख्या का यानी किन दो संख्याओं का मासा एक है, वही हमारी असहभाज्य संख्या होंगी। बच्चे इस सवाल करने के लिए बेटा पेपर में फंस जाते हैं कि इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, या ये संख्या तो कट रही है, ये संख्या नहीं कट रही। तो आज सारा कुछ क्लियर करेंगे। जैसे बेटा देखो पहला बोला 198, ऑप्शन ए में 198 और 378। तो बेटा देखो यहाँ पे 8 अंत में है और यहाँ पे 8 अंत में, तो पहली चीज तो यहाँ पे दो से जा रहा है, इसमें भी 2 से जा रहा है और इसमें भी 2 से जा रहा है। ठीक है, 9 8 17 18, 8 7 15 3 18 है, यहाँ 3 का भाग जा रहा है और इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसमें फिर आगे देखेंगे तो 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 का नहीं जा रहा है, इसमें 6 का इसमें भी जा रहा है, 6 का इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे यानी कि कहने को लेके इन दोनों संख्याओं को सिर्फ मासा एक नहीं है, एक से अधिक है, तो ये संख्या हमारी को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर बी देखें। ऑप्शन नंबर बी में बात करें, ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 529 और 361। ठीक है, अगर इसका मैं देखूं, इसका जो किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 23 से, यानी 23 का स्क्वायर है ये, है ना, तो ये 19 का स्क्वायर है 361। तो 23 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 23 से डिवाइड है, ये संख्या 19 से डिवाइड है। तो क्या ऐसी कोई और संख्या जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करे? नहीं है। तो इनका जो मासा है वो क्या हो, मासा क्या एक होगा, मासा क्या होगा, एक होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्या ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। और आप ऐसे देख सकते हैं 441, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लो, 441 बोलेंगे, फिर बाद में ये भी चेक नहीं कराया, और ये 42। बेटा इसमें देखो ये 21 का है, स्क्वायर है नहीं, तो 21 किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 7 से जा रहा है ना, और यहाँ पे ये क्या 7 6 42। अब ये संख्या, ये वाली संख्या 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, यानी इन दोनों का जो मासा होगा वो 21 दूनी 42 भी हो सकता है, 21 441 21 हुआ ना। तो यहाँ पे क्या एक से अधिक आ रहा है, तो ये संख्या क्या हमारी असहभाज्य संख्या नहीं है, हमारी को प्राइम संख्या नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऐसे ही बोला गया 153 और 493। ठीक है, अब ये देखो 17 नंबर 153 होता है, 17 इंटू 9 होगा, 17 इंटू 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारी संख्या 17 से कटी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये संख्या हमारी क्या को प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ बी सही है। तो इस तरह के साथ उसको पता कर लेना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती है, यानी द HCF of two number is 8
देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मासा तो 8 है लेकिन इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है लासा के लिए। ठीक, तो कहने का मतलब क्या होता है कि लासा जो है हमारा हमेशा डिवाइड होता है किससे, मासा से, यानी मासा से हमारा जो लासा है ना पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब समझो इस चीज को, इस चीज को अगर आपको नहीं पता है तो इसको देख सकते हो आप कि लासा अपॉन मासा, कहने का मतलब लासा जो है मासा से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे कि अब जब लासा हमारा मासा से डिवाइड नहीं होगा वही संख्या नहीं होगी। मेरी बात को तो देखो क्या है 24 जो 8 से डिवाइड है, आपको भी डिवाइड है। 48 8 से डिवाइड है तो 8 से 48 डिवाइड है। 56 जो है 8 से डिवाइड है तो आप बोलोगे 8 7 56 डिवाइड है। इसका ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि 8 से डिवाइड है तो 8 से जो है 60 डिवाइड नहीं होगा, यानी 8 से जो 60 विभाजित नहीं होगा तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 60 होगा। क्या होगा 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो बोला द वैल्यू ऑफ, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, हमें इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। क्या बोला गया है 10.5 माइनस के 6.5 माइनस मझला कोष्टक 3.3 माइनस 3.2 माइनस 2.2 और माइनस 1.8, इस पे लगा हुआ बार, कोष्टक बंद, मझला कोष्टक भी बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो बोर्ड मास पढ़ा है, बोर्ड मास के लिए क्या है इसमें देखो हमारा सभी माइनस माइनस दे रखा है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले क्या हो मतलब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट से पहले क्या करते हैं हम बार कोष्टक को, यानी बार जो लगा होता है जिसके ऊपर उसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 2.2 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी आप बोलोगे 0.4 बचेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.4 होगी। क्या होगी 0.4 होगी। ठीक है, अब 3.2 में से 0.4 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2.8 बचेगा, 2.8 बचेगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 2.8 हो गई। अब 2.8 में से 2.8 को 3.3 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। क्या आएगा, यहां तक की पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 हो गई। ठीक है, और 0.5 में से अब ये बचा, ये बाहर आ चुका है तो 0.5 में से क्या होगा 6.5 में से 0.5 को माइनस करने में माइनस का चिन्ह हमारा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 10.5, यानी 10.5 में 6.5 माइनस करना है तो 10.5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4.5 आंसर। बेटा एक ही सीरीज है तो बेटा क्यों पहले आगे पीछे करते रहो, सीधे सीधे निकालते चलो, सीधे सीधे करते चलो, होता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल बोला कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बेटा मैंने क्या बोला था कि पिछली क्लास में 4 अंकों के आया था, अब की बार 5 अंकों के आ गया। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि 4 या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या वर्ग वाली संख्या आपको याद रखनी है कि सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वर्ग वाली क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी वर्ग वाली संख्या और बड़ी वाली वर्ग संख्या आपको याद रखना है। ठीक है, 3 वाली 4 वाली 5, लिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे सीधे आंसर दे देंगे कि ऑप्शन ये वाला सही है, लेकिन आपको नहीं पता तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या ली तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99,999 हो गया। इसको क्या पीछे से जोड़ा बनाओ, अब ऐसे करके इसकी लाइन खींच दो। बट मुझे 3 बचा हुआ, 3 में हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो जिसका उतनी ही संख्या से गुणा करने पर हमारा 9 या 9 से कम आना चाहिए। तो क्या बोलोगे आप कि संख्या 3 ले लो, 3 3 9। ठीक है, अब ये वाला 3 जो यहाँ प्लस हो जाता है तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो हम अगली से पेयर उतारेंगे पूरा पेयर उतरेगा, या ना कि कोई एक संख्या उतरेगी। तो 9 ये 99 उतरेगा। अब 6 के साथ मुझे कोई ऐसी संख्या लेनी जिसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करने से वो 99 या 99 से कम आए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 एकम 61 हो गया। ऐसे इसको करेंगे तो कितना यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से गया 8 और 9 में से 6 गया तो 3, 38 हो गया। ऐसे हम अगली संख्या उतारेंगे 99। ठीक है, 61 प्लस 1 यानी 62 हो गया। अब 62 को मैं कितनी बार ले सकता हूँ, यानी 38 से ज्यादा ना हो, यानी 3800 से ज्यादा ना हो। यहाँ पे संख्या हमारी कोई भी एक संख्या आनी चाहिए। तो मैं क्या ले लूँ 6 ले लूँ, 6 6 36 और 6 35 और 6 7 42
4200 तो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर इसकी हासिल भी लग की जाएगी। तो 6 से लिया मैंने, 6 छंग 36, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल लगी 1, और 6 छंग 36, 36 और 1 37, यानी ये हो गया। अब इसको करेंगे माइनस, यानी 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी 143। यानी इस संख्या में से अगर मैं 143 माइनस कर देता हूँ तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, लेकिन वो 5 अंकों की सबसे बड़ी बनेगी। तो देखेंगे संख्या क्या रहने वाली है कि 99,999 में से मैं 143 को माइनस करने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9। ठीक है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी है, इसकी है। किसकी है, 316 का स्क्वायर क्या है हमारा 99,856 है, जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 99,856, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, ये जो है घातांक करने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको क्या आरोही अवरोही क्रम में क्या व्यवस्थित करना है इन चीजों को, अवरोही क्रम में। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये अवरोही क्रम अगर कोई नॉर्मल संख्या होती तो आप कर लेते हैं, नॉर्मल संख्या तो कर लेते, आप यहाँ पे क्यों आते इसे देखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें वर्ग में, क्यूब रूट में, वर्गमूल में, आपको पता नहीं कौन कौन से मूल में दे रखी है संख्या, और इसको हमें क्या है अवरोही क्रम में हमें फिक्स करना है, यानी स्टैंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहां दे रखा है रूट, ये दे रखा है 4, इसके बाद रूट 2 दे रखा है, रूट की पावर 6 3 दे रखा है, और ये रूट की पावर 4, और ये 4 है, कितना है 4 है ना, 4, ठीक है, और ये 5 दे रखा है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या करने के लिए, ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ, कि इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी करनी है, जितनी भाई करनी की पावर यहाँ पे 2 होती है, होती नहीं होती है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 करनी जो है हमारी लिखेंगे 3, 2 और 6 और ये 4। हम इनके क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, का लासा निकालेंगे। तो 3, 2, 6, 4 का लासा क्या होगा, आपको बोलोगे 12 हो जाएगा। अब इनकी क्या है पावर, क्या 12 ले लो, पावर 12 ले लो, तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसकी पावर करनी 3 की पावर मतलब इसके अंदर 4 इसकी पावर 12 लेता हूं, तो क्या लिखेंगे इसको हम, कि ये जो है हमारी, इसके ऐसे रूट लगा के इसके अंदर 3 लिखा दे, इसका मतलब क्या होता है बटे 3 होता है। क्या होता है, बटे 3 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 4 की पावर 12 और बटे 3। ठीक है, तो 3 चौक 12, यानी 4 की पावर कितना हो गया, 4 की पावर 4 हो गया, और 4 की पावर 4 क्या लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 64 चौके 256, 256 हो गया। ठीक है भाई, 256 हो गया। अब क्या बोला है कि 2 ये है, तो रूट 2 ये की पावर 12, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर, यानी करने की क्या है 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 12/2, और 2 से काटे इसको 6 बार, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, कितना होगा 64, कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना 64 हो गया, 64। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपका रूट करनी पावर 6 और ये 3, तो ये 6 है और ये 3 है, इसकी पावर भी 12 है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 की पावर 12 इंटू 6, 6 दूनी 12, यानी 3 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 9 हो गया। ठीक है भाई, अब ऐसे क्या इसमें 5 है और करनी की पावर 4 है, तो इसकी पावर 12 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 5 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 12 और बटे में 4, तो 4 थी 12, यानी 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3, 5 25, 25 5 125, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या सबसे पहले बड़ी संख्या क्या हमारी 256 है, 256 लिखो। उसके बाद में क्या है 125 है, तो 125 लिखो। ठीक है, इसके बाद में कितना है 64 है, तो 64 लिखो, उसका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 की वैल्यू क्या है हमारे, 256 क्या ये है, तो इसको लिखेंगे हम, ये करनी की पावर ये 4 हो जाएगा। इसका अंदर 125 क्या है, 125 की ये है रूट 4
और ये 5, ठीक है। इसके बाद में 64 का कितना है, 64 की वैल्यू क्या है हमारी, √2 हो जाएगा, √2, ठीक है। इसके बाद में कितना है, 9 की क्या है, 9 की हमारी है तो करनी की 6 करनी और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है जो, अब देखो इसमें ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में कौन सा सही है हमारा, पहले क्या है √4, √5, √2, √3, बट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आज की क्लास में। आप लोगों को क्या करना है, इनको थोड़ा नोट भी करके रखना है, क्या लग रहा है आपको, हाँ ये नई चीज मिल रही है आप लोगों को और पैटर्न भी नया है, तो इसको आप थोड़ा नोट भी करके रख सकते हो, जाकि ताकि क्या जो आगे जो आप रिवीजन करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आप क्या स्कोर गेन कर सको। तो चलो भाई लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। बोला गया कि यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है और सीजीएल 2013 में आया हुआ सवाल है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ये सीजीएल लायक है, उस टाइम भी नहीं था और आज भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का फर्क है इसको समझने के लिए। देखो समझना इस चीज को कि 5 क्रमिक विषम संख्या है ना, विषम संख्या में ले लेता हूँ 5 क्रमिक कोई भी, जैसे मैं लिया कि ये पहले इसको ना ऐसे लिख लो, ए बी सी डी और ए, 5 क्रमिक संख्या हो गई हमारी। अब मैं संख्या मान लेता हूं, इसकी एक जगह 3 मान लू, बी की जगह कितना 5 हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 और ये 9 और ये 11। मैंने आपको क्या बोला, बताया था शुरुआत में जब औसत मैंने कराया था आप लोगों को, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक जब अंतर समान है तो क्या करोगे आप, एक आगे से काटोगे, एक पीछे से काटोगे, आगे से काटोगे, पीछे से काटोगे, तो क्या हो जाए, ये हमारा औसत हो गया, ये हमारा औसत हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि 3 और 7 का रिलेशन क्या बन रहा है, 3 और 7 का रिलेशन क्या बन रहा है, आप बोलोगे 3 + के 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 3 + के 4 बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें औसत पूछा ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी ई का औसत है सी है और सी की वैल्यू कितनी 7 मान के चलो या कुछ भी मान लो आप, तो क्या करोगे, तो इसकी क्या रहेगा, ये a + के 4 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इन संख्याओं के हिसाब से आ रहा है, मैं कुछ और संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं ले ले जैसे ले लो कोई भी ले लो, 25 ऊपर ले लो, चलो 25 ले लो, 25 27 29 31 और ये 33, 5 संख्या हो गई, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, तो 25 और 24 सॉरी 25 और 29, 25 + के 4, तो आई ना वो चीज, यानी अगर 5 संख्याओं का है तो +2 चलेगा और 7 संख्याओं का है तो +3 चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला यदि 5x + 3y अनुपात 7x + 3y बराबर 11:13 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको दो तरीके से कराने वाला हूं, इसको एक बेसिक कंसेप्ट और एक अपना अप्रोच वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 5x + के 3y अपॉन में क्या लिख लो इसे, उसमें अनुपात में आना था, अनुपात में 7x + के 3y बराबर कितना है 11:13, यानी 11:13 हो गया, कैंची गुणा करो तो 13 पन्ना 65, ये 11 ऐसे ले लो, 11 7 77 77x + के 11 33 33y हो गया, बराबर 13 पन्ना 65 65x + के 13 39 यानी 39y, ठीक है भाई। 65 को इधर लेके आऊंगा, 77 के साथ में क्या बचेगा 12x बचेगा, 12x बराबर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 39 में से 33 जाएगा तो 6y हो गया, 6 दूनी 12 यानी 6 कम 6, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यानी 1:2, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैं अपना अप्रोच वाला सीन बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार रहेगा, सेकेंडों में सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 5x + के 3y और बराबर किसके 11 के बराबर है, और 7x + के 3y किसके बराबर है, ये 13 के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि मैं 5 और 3 8 हो रहा है ना, और 7 और 3 11 हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर मैं 5 को दुगुना करूं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, तो इससे ज्यादा हो रहा है, यानी 5 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है ना, तो यानी x की वैल्यू तो 1 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, 3 के साथ में अगर मल्टीप्लाई अगर थोड़ा बढ़ाता हूं, यानी 3 एकम 3 तो पहले हमने चेक कर लिया, 3 दूनी 6 करता हूं,
तो 5 और 6 11 हो रहा है, और वही चीज अगर यहाँ प्ले करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई हो रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 या x की वैल्यू हमने 7 1 ले रखी ना, 7 एकम 7 तो ये हो गया, और मैंने x की y की ये 2 माना, यानी 3 दूनी 6 और 5 और 6 11 हुआ हमारा। ऐसे क्या करेंगे हम, 3 दूनी 6 और 7 और 6 13, वेरीफाई हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। x अनुपात y बराबर कितना, 1 अनुपात 2। ठीक है, आप इसको देखते कर सकते हो इस तरह का आंसर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कितना, 1,400 का लाभ प्राप्त हुआ। तो बी के लाभ का हिस्सा कितना। बेटा ये तो बहुत तगड़ा वाला बिजनेस है कि इतने रुपए लगा के भी वर्ष के अंत में तीनों को 1,400 रुपए मिल रहे हैं, यानी 100 रुपए लगभग महीने के एवरेज आ रहा है। ठीक है, 110 रुपए के आसपास का। ठीक है, बेटा क्या करेंगे इसको, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ए, बी और सी, तो इन्होंने जो पूंजी लगाई है, ए ने लगाई 13,000, बी ने लगाई कितनी 17,000 और सी ने लगाई कितनी 5,000। ठीक है, तो अब देखो समय बराबर है तो समय लिखने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज बराबर हो तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि अनुपात लगा हुआ है इनके बीच में, अनुपात से वैल्यू निकालेंगे तो अनुपात के साथ में क्या है, जो सेम कॉमन संख्या वो आपस में पहले कट जाएगी। जैसे 1 साल के लिए लगाया तो मैं इंटू 12 करता हूँ, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो क्या ये 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा लिखने के लिए और काटने के लिए क्यों 2-4 सेकंड क्यों खराब करें, पेपर में तुम्हारे लिए 1-1 सेकंड वैल्यूबल होती है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा, जब समय बराबर है तुम क्या करेंगे कि उस चीज को नहीं लिखेंगे। कभी क्या होता है कि पूंजी बराबर कर देता है, तीन जो पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं, तो पूंजी बराबर कर देता है, समय अलग अलग कर देता है। तो जो चीज बराबर हो तो उसे लिखो मत। अगर आप इसको साझेदारी क्वेश्चन कर देते हो तो वो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई। तो क्या, जब 13, 17 और ये 5, तो 13 अनुपात 17 अनुपात और ये 5, तो 13, 17, 30, 30 और 5, 35, यानी 35 इनका क्या हुआ, अनुपात योग आ गया। मतलब बी का हिस्सा कितना है, कुल कितना है, 1,400 का लाभ है, 1,400 का लाभ है बी का हिस्सा। ठीक है, बी का हिस्सा कितना होगा, 1,400 का लाभ है, और इनटू कितना, बी की वैल्यू कितनी 17 है, और टोटल वैल्यू कितनी है 35 है ना। तो 35 से काटेंगे इसको, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यानी 35 चौके ये 140 है 0, 70 चौको 68, यानी 680। तो बी का जो हिस्सा है वो 680 है। अगर ए का पूछ ले तो ए का ऐसे निकालो, बी का सी का निकालोगे, ए और बी का अंतर निकालोगे, ए सी का अंतर निकाल लो, कुछ भी पूछ सकता है वो, 3-4 तरीके से सवाल को पूछ सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला है कि यदि ए का 4% बी के बराबर हो, ए का 4% बी के बराबर हो, तो बी का 25% किसके बराबर होगा। ए का 4% बी के बराबर हो तो बी का 25% किसके बराबर हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन शायद आपने नहीं किया होगा, किया भी होगा तो काफी उलझने रही होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे और फिर सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। देखो बोला क्या है, ए का 4% किसके बराबर, बी के बराबर है, बी के बराबर है, यहाँ बोल रखा है सवाल ने। तो 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे 25 बार, यानी बी की वैल्यू क्या है, a/25। या तो a/25 लिख लो या b लिख लो, बात बराबर रहेगी। ठीक है, आगे बोला बी का 25% निकालना है, 25% निकालना है। ठीक है, बी का 25% निकालना है। तो बेटा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, a/25 है, तो a/25 लिख लो। बी हो गया का, यानी मल्टीप्लाई हो गया, 25% नहीं 25/100। ठीक है, 25/100 हो गया। तो 25 से 25 गया एक बार, यानी क्या हो गया, a इंटू 1/100 हो गया ये हमारा। अब a इंटू 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन बेस पे देखूंगा। अब मैं ऑप्शन बेस पे देखूंगा तो क्या हो जाएगा, a का 2% नहीं होगा, a का 1% हो जाएगा, a नहीं होगा, a का 10% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, 1/100 को क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ना 4% को मैंने क्या लिखा, 4/100 लिखा, 25% को मैंने 25/100 लिखा, तो 1/100 को मैं क्या लिखूं, वापस उल्टा करूंगा तो a का 1%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक छाते को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, यदि छाते को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत शानदार सवाल है, पेपर में आने वाले सवाल है। देखो ये जो क्लास है ना, पेपर में आने वाले सवालों पर आधारित है, चाहे आपकी पीटी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, कोई भी हो। ठीक है,
तो एक छाते को अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य के 80% बेचने पर एक व्यापारी को 10% का हानि होती है। तो पहली चीज यही सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका सीपी निकालें, क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे कि देखो क्या है हमारा, एक छाते का अंकित मूल्य, मैंने एमआरपी जो कितना मान लिया, एमआरपी मैंने 100 मान लिया, 100 मान लिया, और इसका जो एसपी वो कितना 80% है ना, 80% यानी 80 रुपए में बिकी है वो, एमआरपी के हिसाब से 80 रुपए में बिकी है वो। अब कह रहे हैं इसमें 10% का हानि हो रही है, यानी ये क्रय मूल्य के हिसाब से कितना 90% है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, जब 90% हमारा 80 है, 90% हमारा 80 है, तो 100% कितना होगा, 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 अपॉन 90, ठीक है, 0 0 खत्म हुई, यानी 800/9 हो गया, 800/9 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, 800/9 सीपी हो गया। अब बोला कि यदि छाते को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, यानी छाते को अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ बेटा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना 100 है, 100 में बेची जा रही है, क्रय मूल्य कितना हमारा 800/9 है, 800/9। कुछ बच्चे से पॉइंट में निकालने की कोशिश करें बेटा, पॉइंट मत निकालना क्योंकि संख्या ज्यादा लंबी चली जाएगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो 9 इंटू 100 900, 900 में से 800 गए तो 100, 100/9, 100/9, ये आपका प्रॉफिट आ गया। और मैं कहना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 800/9 बटे 800/9, 800/9, ठीक है बेटा, 2 0 से 2 0 गई हमारी, 9 से 9 खत्म हुआ, यानी 1/8, 1/8 इंटू 100, भाई परसेंट निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो 8 दूनी 8, 8 बचा कितना 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 0 पॉइंट 0 हो गया हमारा, 8 5 40, यानी 12.5%, 12.5% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट जो कितना होगा 12.5%, यानी 12 सही, ऑप्शन में क्या है सही है, ठीक है, पॉइंट में देगा कोई दिक्कत नहीं, बात आई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, बोला कि एक दुकानदार ने 10% छूट देकर, एक दुकानदार ने 10% छूट देकर एक वस्तु को 1800 में बेची, 1800 में बेची और उसे 200 रुपए का लाभ हुआ। यदि उस वस्तु को कोई छूट ना देकर के वो एमआरपी पर ही बेचता तो उसे कितना लाभ होता, समझेंगे इसको। ये दुकानदार ने 10% छूट देकर किसी वस्तु को 1800 में बेचा, यानी 1800 में बिक रही है कोई चीज एमआरपी के हिसाब से, तो कितने परसेंट बिक रही है, 90% में बिक रही है, 10% का डिस्काउंट है, तो ठीक है। तो 90% में 1800 में बिक रही है, जब 90% में आपकी 1800 में बिक रही है, 1800 में बिक रही है, तो बेटा 100% क्या हुआ इसका, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 1800 इंटू 100/90, 0 0 काटेंगे, 9 दूनी 18, यानी 20 हो गया, यानी कितना हो गया हमारा 2000 हो गया, यानी उसका जो विक्रय अंकित मूल्य कितना 2000 रुपए है। अब थोड़ा समझेंगे, उसने बोला था अगर मैं इसे 2000 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का टोटल मुनाफा कितने का होगा, यानी जब 1800 में बेच रहा था, मैं 1800 में बेच रहा था तो मुझे 200 का मुनाफा हो रहा था, प्लस मैंने यहाँ पे 200 रुपए और बढ़ा दिए 2000 करने के लिए, तो बेटा अब जब 200 का मुनाफा यह है, 200 का मुनाफा यह है, तो कितना हो जाएगा 200 200 400, मुझे टोटल जो मुनाफा होगा वो कितना होगा 400 रुपए का होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि आगे बोला है कि सोने व चांदी के, क्वेश्चन नंबर 12, सोने व चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 20% चांदी है, इस मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए ताकि चांदी का भार 5% रह जाए। बहुत अच्छा जानदार सवाल है, और इसका तरीका और जानदार होगा, ठीक है, इसका तरीका और जानदार होगा, कैसे होगा देखो, ये आपको जो मिश्रण है वो 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का मिश्रण है, इसमें जो सोना है यानी गोल्ड है और ये क्या सिल्वर है। सोना जो है वो कितना है 90% है, नहीं सॉरी चांदी 20% है, 20% है, और सोना जो कितना 80% हो जाएगा, 80%। तो 2 पंजे 10 यानी 10 ग्राम तो ये हो गया, 10 ग्राम चांदी हो गई, और 8 पंज 40 यानी 40 ग्राम क्या हो गया सोना हो गया आपका। क्या बोला है कि मुझे इसमें कितनी चांदी मिलाई जाए, सॉरी कितना सोना मिलाया जाए ताकि चांदी का भार 5% हो जाए, यानी कितना सोना और मिलाया जाए ताकि चांदी का जो भार है वो 5% हो जाए। तो समझेंगे इस चीज को कि जो हमारा जो चांदी है, चांदी के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, चांदी जैसी की जैसी उतनी रख रहे, ना घटा रहे ना बढ़ा रहे, ना चांदी को इसमें डाल रहे हैं ना निकाल रहे हैं, सिर्फ सोने को बढ़ा रहे हैं। तो सोने को बढ़ा रहे हैं तो सोने के साथ खेल करेंगे और चांदी को यहीं रहने देंगे। तब जब कितना हो रहा है 5% चांदी रह जाए, जब 5% ये रह जाए तो ये कितना हो जाएगा, सोना कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा, मिश्रण में कितना 95% हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितनी 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5% की वैल्यू कितनी 10 ग्राम है, तो 95% की वैल्यू कितनी होगी, तो लगाओ बेटा दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले 10 इंटू 95, 10 इंटू 95 बटे 5, 5 से काटेंगे 19 बार, 19 दाएं 190,
यानी अब जो है टोटल जो मात्रा सोने की वो कितनी 190 ग्राम होगी। पहले कितनी थी 40 ग्राम पहले थी। तो मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी होगी, तो 190 माइनस 40 करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 150 ग्राम। 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम सोना मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बट बेटा 150 ग्राम तो बहुत ज्यादा कीमती हो गया ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोला कि एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। एक पुरुष अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक स्त्री अकेली इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। बहुत शानदार सवाल है। अब क्या देखो, दो कैटेगरी के लोगों का सवाल शुरू हो चुके हैं। तो जैसे बोल रहा था ना, धीरे धीरे लेवल शुरू हो जाएगा। जैसे लेवल अब दो लेवल बनना शुरू हो गए, वो तो एक आपका रिदम था कि हाँ क्लास शुरू है, अब लेवल बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको कि बोला कि एक मैन प्लस एक वोमेन किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बोला क्या एक पुरुष अकेला, यानी एक पुरुष अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 8 और 10 का एलसीएम कितना 40 आएगा। अब बेटा 40 काम है, 8 काम ये हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो रहा है 5 हो रहा है। एक दिन का काम कितना 5 हो रहा है। पुरुष कितना कर रहा है 4 कर रहा है। तो इनकी जो क्षमता है वो कितना अंतर है, 1 का अंतर है। अब 1 का अंतर किसका है, यहाँ पे ये महिला की क्षमता है। एक जो है महिला की क्षमता, एक क्या है महिला की क्षमता है ना, महिला की क्षमता। महिला की क्षमता 1 है, काम है 40 क्षमता का, तो वो कितने दिन में करेगी। यानी महिला जो एक दिन में 1 लड्डू खाती है, तो 40 लड्डू खिलाने हैं तो कितने दिन में खाएगी। तो 40/1 करोगे, 40/1 यानी 40 दिन में खाएगी। 40 दिन, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वो ये क्या हो गया, चुन्नू मुन्नू सा सवाल है क्या ये। अच्छा बड़ा है ये, ऐसे करके चलो। देखो क्या बोला गया है कि एक हौज में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसे पानी से 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा, जबकि हौज का केवल 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। काफी अच्छा सवाल है। मैंने बोल रहा था ना लेवल क्या आज के सवालों कुछ अलग है। कल की जो क्लास होगी उसमें लेवल और ऊपर होगा, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक हौज में देखो जो ए है, ए जो है, ए नल जो है वो 8 घंटे में पानी भर सकता है और बी जो है 5 घंटे में खाली कर सकता है। मैं इनका एलसीएम लेता हूं, कितना हो जाएगा 8 × 40 यानी 40 होगा। इसकी कार्य क्षमता 5 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 8 हो गई। इतना कर सकते हो ना। अब क्या हो रहा है कि यदि टंकी में पानी कितना है, टंकी पानी 40 है, टंकी की जो क्षमता है पानी की 40 लीटर की है। अब भरा हुआ कितना पानी है, भरा हुआ पानी कितना है, भरा हुआ पानी कितना है, तो 40 × 3/4, 3/4 हो रहा है, 3/4 पानी भरा हुआ। तो 4 से काटो इसको 10 बार और 10 × 3 30 लीटर पानी भरा हुआ है पानी। अब क्या बोला है कि हौज वो कितने समय में खाली हो जाएगा, यानी 30 लीटर पानी भरा हुआ है। अब हमें क्या है दोनों नल एक साथ खोल लें, दोनों नल एक साथ खोलें, यानी 5 लीटर तो पानी भरा जाएगा और 8 लीटर खाली होगा 1 घंटे में। 1 घंटे में मतलब 5 लीटर पानी भरा जाएगा, उसी समय में 8 लीटर खाली होगा। तो पानी जो है उसमें से कितना निकल रहा है ओवरऑल देखें, 5 लीटर ऊपर से डाला यानी उसमें 30 लीटर पानी पहले से है, 5 लीटर उसमें पानी ऊपर से डाला और 8 लीटर नीचे से निकल गया। तो ओवरऑल क्या हुआ 3 लीटर पानी हमारे स्टोरेज में से निकल के जा रहा है ना। तो 3 लीटर पानी निकल के जा रहा है स्टोरेज से। तो अंतर जो 3 है इसका, तो 3 जो माइनस हो रहा है तो किस, अब 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल रहा है, तो 30 लीटर पानी कितने घंटे में निकलेगा। अब बटे 30 का 3 कर दो बराबर 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही हो जाएगा, 10 घंटे, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। आगे बोला 3 कारों की गतियों का अनुपात 1:2:3 है, तो तदनुसार उनके द्वारा समान दूरी को तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। और कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको कोई तरीके की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एलसीएम निकालो, थोड़ा सा भाग दो, बस हो जाएगा। ये देखो इनकी जो कारों की गति है, गति का अनुपात कितना है 1:2:3, ठीक है 1:2:3। अब मैं 1, 2, 3 का क्या निकालूंगा, लासा निकालूंगा, यानी 1, 2, 3 का लासा कितना 6 हो गया। यानी मैंने मान लिया कि 6 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करानी है। मैं दूरी मानने को 10 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 10, 5 या 20, 24, 50, 60 लूंगा तो क्या जो संख्या जो कुछ संख्या क्या पॉइंट की संख्या दे सकती है। तो मैंने क्या सीधे सीधे इनका एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकाल क्या करूंगा, अगर मैं जो पहली ए गाड़ी है ए बी और ये सी, तो ए गाड़ी है 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है, तो 6 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करेगी, 6 घंटे में तय करेगी। ऐसे 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है बी, अब 6 किलोमीटर चलाना तो
6 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? तो 2 या 6 यानी 3 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा। ये समय का अनुपात है। 3 दूनी 6 ऐसे ही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6:3:2 ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा। ठीक है, बात है समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि वह रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है? ये बताना। 800 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 800 मीटर है। अब यानी 78 किलोमीटर की, तो चाल कितनी है? चाल कितनी है? चाल है उसकी 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसकी रेल की लंबाई कितनी है? रेल की लंबाई 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर है। अब जो समय ले रही है वो कितना? 1 मिनट। समय कितना ले रही है वो? 1 मिनट ले रही है। 1 मिनट क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब रेलगाड़ी जब 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट जब चलेगी तो अपनी दूरी और सुरंग की दूरी दोनों को कवर करेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, उसमें से क्या करेंगे? रेलगाड़ी की जो लंबाई उसे घटा देंगे तो सुरंग की चाल निकल गई, सुरंग की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 78 को मैं मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 हो जाएगा। 5/18 इंटू कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड ले रही है, तो इंटू 60 कर दो उसको, 60। तो 6 × 18 और 6 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे इसको कितना? 3 दूनी 6 और बचा 1 18, 3 6 18, ठीक है। 26 पंजे 130, 130 इंटू 10 1300, यानी 1300 की तो कुल दूरी चली उसने। मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को लेके और सुरंग की लंबाई को लेके उसने क्या 1300 मीटर की दूरी तय की है। अब उसमें क्या 800 मीटर क्या है? 800 मीटर किसकी है? 800 मीटर रेलगाड़ी की खुद की है। तो जो सुरंग की लंबाई है, सुरंग की लंबाई है सुरंग की, वो कितनी होगी? 813 में से 800 माइनस कर देंगे तो 500 हो जाएगा। 500, तो 500 मीटर की सुरंग है, ठीक है। 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की सुरंग है, ठीक है। आगे देखो बोला कि क्वेश्चन नंबर 17 नाव व धारा का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, बहुत शानदार। बोला कि एक व्यक्ति 32 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव खेता है तो उसे प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल क्या है ये बताना आपको। यानी अगर वो 32 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है तो भी उसे 6 घंटे लग रहे हैं, और 14 किलोमीटर अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो भी उसे 6 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे क्या समय की समानता दे दी है और यहाँ पे आपको बताना है। तो जब 32 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा था तो प्लस वाली चाल निकाले, मैंने बोला प्लस वाली चाल निकालेंगे। प्लस वाली चाल क्या है? 32 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो 32/6 कर लो। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 16 बार, यानी 16/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है क्या? धारा के साथ में प्लस वाली। माइनस वाली निकालेंगे तो 14 किलोमीटर जा रहा है वो 6 घंटे में, तो 14/6। तो 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, यानी 7/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? मुझे क्या निकालना है कि धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल क्या होती है कि धारा के साथ में और धारा के विपरीत की चाल को अंतर बटे 2 कर दो, धारा की चाल निकल आती है। और धारा के साथ चाल हो, यानी धारा के मतलब साथ चलने वाली चाल और धारा के विपरीत चलने वाली चाल को अगर जोड़ के आधा करोगे तो नाव की चाल निकलती है। तो धारा की चाल निकालेंगे, धारा की चाल के इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 16/3 माइनस के 7/3 कितना हो जाएगा ये? 16 में 7 के तो 9, 9/3, 9/3 यानी 3, यानी इसकी वैल्यू 3 आगे बटे 2 कर दोगे, यानी इनके बटे 2 में तो था, इनके बटे 2 में था ना ये, ठीक है, बटे 2 था। तो 3 करेंगे तो 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोला किसी निश्चित राशि पर सीपीओ में आया हुआ सवाल है भाई, देख लेना ध्यान से। किसी निश्चित राशि पर 12 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला? देखो समय दे रखा आपको, समय जो दे रखा है वो 12.5 दे रखा है, 12.5 दे रखा है ना। हमें इसकी आर बतानी है, और जो इसका जो पी है वो क्या है? 3/4 बोला ना, तो नीचे वाले क्या होता है हमारा? पी होता है। जैसे बोला ना इस राशि का यानी राशि के बीच का लगा हुआ है, तो जिसको जो नीचे वाली जो संख्या है वो हमारी क्या राशि हो जाएगी, यानी पी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ऐसा कितनी हो जाएगी? ऐसा ही हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 3 अब मुझे निकालना है, इसकी निकालो, फॉर्मूला लगा दो इसका कि 4 × P × R × T / 100। तो P कितना 4 है, R का मुझे पता नहीं कि R मुझे बताना है, और T कितना 12.5 है,
और बट्टे में कितना 100 और ऐसा कितना 4 है, ऐसा कितना 4 है, यानी ऐसा सॉरी 3 है, 3 है हमारा। तो 4 से काटेंगे इसको 25 बार, कौन हटाए 0 लग गई, उसको काटेंगे 125 दूनी 250 और 2 तिया 6, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 6% वार्षिक। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है, तो उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। समझेंगे इसको, सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 246 है, यानी 5% की दर से, 5% की दर से क्या है, आपका जो ब्याज है वो कितना है, 246 2 वर्ष का। उसी राशि पर, उसी मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले पी निकालना होगा। तो पी कैसे निकालेंगे, मान लो कि मैंने जो है पी, मैंने सीआई की बात चल रही है, सीआई की चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है, पहला पॉइंट सीआई रहेगा। तो पी मैंने 100 मान लिया, आर मेरा कितना 5% है, आर मेरा क्या है 5% है, टी कितना 2 है, लगा दो बेटा, ब्याज निकालनी है। और इसकी जो सीआई है, सीआई दे कितनी दे रखी है, सीआई हमें दे रखी है 246, ये असली है, ये असली है, ये असली, ये नकली है, नकली पर नकली, असली पर असली चढ़ा देंगे, काम हो जाएगा। तो बेटा जब 5% जब हमारा दर है, तो बेटा 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 5 × 5 बटे 100, 5 5 10 और इसको काटेंगे 25 और नीचे 2 0 तो 0.25, ठीक है, तो ये जगह 10.25। इसकी जो ब्याज है वो कितना 10.25 है, 10.25 ब्याज नकली है, तो असली ब्याज कितनी है 246 है। अब नकली ब्याज इतनी है तो असली ब्याज इतनी है, नकली रुपया इतना है 100 है, तो असली रुपया कितना हो जाए 246 इंटू 100, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 अपॉन में 10.25, पॉइंट से 00 कट 00 हो गए हमारे। अब काटेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा 2, 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो गया, 25 चौका 100 यानी ये 400 हो गया, 41 से काटेंगे 41 सेंगे 246 यानी 6 चौक 24 यानी 2400 रुपये हो गए। कितना 2400 रुपये। पी जो आया कितना निकल के आया 2400 आया, पी कितना निकल के आया। अब बात आ रही है एसआई की, अब बात एसआई की आ रही है, तो पी कितना निकला है 2400 निकला है 2400। अब आपका जो दर है वो कितनी है 6% है, दर कितना 6% यानी आर जो 6% है। अब टी है कितना 3 है, टी कितना 3 है, आपको ऐसा ही बताना है। तो ऐसे कहता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो क्या करेंगे 2400 ऐसा ही बराबर 2400 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100, 2 गई हमारी, ठीक है। 6 18 और 18 चौक 72, 18 चौक 72 से लगी 7 और 18 दूनी 36, 36 7 43 यानी 432 रुपए क्या होगा इसका, ऐसा ही होगा। साधारण ब्याज क्या होगी इसकी 432 होगी। और यहीं पे क्या है इसका मूलधन भी पूछ सकता था कि मूलधन और वह साधारण ब्याज बताओ, तो मूलधन कितना 2400 है, उसका साधारण ब्याज कितना है वो 432 है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल बोला यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यानी वर्ग जो है उसकी प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो सेम सवाल है अभी जैसे किया हमने वही है, ठीक है, पैटर्न वही है। क्या करेंगे इसको 50% की वृद्धि हो रही है तो लिखो 50 प्लस के 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो इतना 50 100 हो गया ये, 1 0 ये कट गई हमारे 25 प्लस 25 यानी 125%। अगर ये वाली संख्या हमारी माइनस में आती है तो कमी होती और प्लस में आ रही है तो हमारी वृद्धि हो रही है। तो 125% की वृद्धि होगी, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा लेकिन इसने पूछा ना कितना परिवर्तन होगा, तो इसमें कह सकते हैं 125% का परिवर्तन होगा। आंसर हमारा डी से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं तक थी, तो ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओगे आप जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।